हेलो स्टूडेंट, बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो चर्चा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट एडवांस कैलकुलस। ठीक है, यहाँ पर जो पहला यूनिट है स्टूडेंट वो है आपका अनुक्रमों का अभिसरण। तो मैं स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोग को कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तो उसके लिए जब यूनिट स्टार्ट करना हो उससे पहले उनके इंट्रोडक्शन को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं, वो टूल्स होती हैं, वो छुपी होती हैं और इंटरेस्ट वहीं से पैदा होता है स्टूडेंट। अगर मैं सीक्वेंस यहाँ पर पढ़ाऊँगा क्या है अनुक्रमों का अभिसरण, तो आप सीधा अभिसरण को नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, तभी जाके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ आपको और याद रखना है। क्या है, समुच्चय का सिद्धांत, आप जानते हो, सेट थ्योरी है ना, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और दूसरा है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो कम से कम फंक्शन का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन से ही आपका क्या जुड़ा हुआ है, सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। सीक्वेंस को ही एक प्रकार का फंक्शन है, तो उस पर हम डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन देखोगे तो और आपको समझ आएगा। अब आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं किसी सीक्वेंस की डेफिनेशंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है उसको हम मोटे तौर पर जानेंगे और गहराई से भी समझने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा, सीक्वेंस कुछ नहीं होता, एक प्रकार का फंक्शन होता है स्टूडेंट। कैसा फंक्शन, देखिएगा, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या मैंने क्यों बोला, रियल नंबर क्यों बोला, क्योंकि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो रियल टू रियल बात करेंगे। इस सब्जेक्ट को रियल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे जब पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, रियल एनालिसिस रहेगा, जहाँ पर आप सीक्वेंस सीरीज इनका अध्ययन करोगे। ठीक है, तो देखिएगा, वास्तविक संख्याओं का जो अनुक्रम होता है वो विशेष प्रकार का फलन होता है, जिसका प्रांत क्या होता है, नेचुरल नंबर n, और उसका जो परिसर होता है वो क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है स्टूडेंट। तो ऐसे जो भी फंक्शन होंगी दुनिया में कहीं भी मौजूद, जो भी फंक्शन जिसका प्रांत क्या हो जाए, नेचुरल नंबर, और उसका जो परिसर है वो क्या हो जाए, आपका रियल नंबर, तो ऐसे सारे के सारे जो फंक्शन होंगी उन सारे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अब मैंने जो भी कहा था स्टूडेंट उसको मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के तौर पर एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम में मैंने फंक्शन शो किया है f। अब ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, इसको बोलते हैं परिसर। तो मैंने प्रांत में नेचुरल नंबर ले रखा है और यहाँ परिसर में हम फंक्शन मैपिंग करने के बाद देखेंगे क्या क्या आने वाला है, फंक्शन अप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या क्या आएगा। अगर रियल नंबर आ जाता है यहाँ पर इस नेचुरल नंबर के लिए, तो हम उस फंक्शन को हम सीक्वेंस कह देंगे। तो देखिएगा, मैंने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया है, एक फंक्शन लिया है, एफ एन नाम दिया है उसको। एफ एन इज इक्वल टू क्या है, 1/n। ठीक है, तो n की जगह आपको क्या रखना है भाई, n मतलब नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर रखिएगा, तो आप क्या रखोगे, 1/1। तो 1/1, ठीक है, 1 रखा आपने, n की जगह हमने क्या रखा है, 1 रखा है। तो इधर क्या मिलने वाला है, 1/1 मिलेगा, मतलब 1 है स्टूडेंट। इसी प्रकार से 2 रखोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 1/, यहाँ n की जगह 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या मिलने वाला है, 3 रखेंगे तो 1/3 मिलेगा। इसी प्रकार से मिलता चला जाएगा, fn इज इक्वल टू 1/n मिलेगा, है ना। ये हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है कितना हम इसको बढ़ा कर ले जाते हैं। तो देखिएगा, मैंने पहले नेचुरल नंबर रखा इस फंक्शन के लिए। मैं फंक्शन को क्या नाम दिया हूँ यहाँ पर, 1/n। तो देखिए ये सीक्वेंस है कि नहीं, होगा, देखिएगा। तो मैंने 1 रखा तो मेरे को क्या मिला, 1। हर नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर मिल गया मेरे को। 2 रखा तो 1/2। तो देखिए 1/2 नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर है कि नहीं। तो देखिएगा 1/2 एक प्रकार का रियल नंबर है कि नहीं, हाँ ये रियल नंबर है। और जब मैंने 3 रखा तो क्या मिला, 1/3 मिला। तो देखिएगा, ये जो विशेष फंक्शन था हर एक नेचुरल नंबर के लिए कुछ ना कुछ रियल नंबर हमको देकर जाता था। रियल नंबर का क्या मीनिंग है स्टूडेंट, रियल नंबर आप जानते हो वो सारे नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स ना हो वो रियल कहलाते हैं, है ना। ये रूट्स में आती हैं वो भी आपका रियल नंबर है, पॉइंट्स में आती हैं रियल नंबर है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। सारे इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये नंबर थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, मैंने 1/n को इस प्रकार से जब मैपिंग करके देखा तो मेरे को क्या मिला, हर एक नेचुरल नंबर के लिए मेरे कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलता चला गया। इसको आगे बढ़ाता चला जाऊँगा, मेरे को कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये एक प्रकार का सीक्वेंस है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, सीक्वेंस को मैंने डिफाइन किया, उसके बाद उसको मैं बता दिया कि इस प्रकार से होता होगा करके। अब आ जाता है इसका
सिंबॉलिक क्या होता है, हम इसको सिंबॉलिक कैसे दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट सीक्वेंस को ऐसा लिखते हैं एस एन, या फिर आप ऐसा देख सकते हो एस एन, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। मतलब क्या है स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट नंबर टर्म्स है इसके पास, इस सीक्वेंस के पास। एन की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक रख सकते हो, इनफाइनाइट तक। एन हमेशा नेचुरल नंबर है ना, यहाँ पर जो भी पुट करेंगे नेचुरल नंबर ही पुट करेंगे। यहाँ पर ऐसा मत बोलना -1 पुट करेंगे सर तो इधर कुछ मिलेगा क्या, नहीं। अगर वैसा हुआ तो वो सीक्वेंस होगा ही नहीं। सीक्वेंस के लिए फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन में हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे और हम जाकर देखेंगे उधर कि कुछ ना कुछ रियल नंबर मिल पा रहा है क्या, ठीक है। और हम दूसरा तरीका एक और है स्टूडेंट, हाँ ठीक है, इतना हम लिख देते हैं, ये सीक्वेंस को दर्शाने का तरीका है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हो गया, हमने डिफाइन कर दिया सीक्वेंस ऐसा होता है करके। एक और बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर कहीं पे आपको कलेक्शन दिखाई दे, जैसे कि ये आपका फंक्शन था, फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर एफ एन बोला था, एफ एन की जगह मैं क्या बोलूँगा, एस एन बोल दूंगा, चलेगा। एस एन भी बोल सकते हो, एफ एन बोल सकते हो, ये तो हमारा नाम है, हमने इसको नाम दिया है एक प्रकार का, है ना। तो एस एन इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 1/n लिया था। पहले फंक्शन बोल रहा था इसलिए एफ एन बोला, अब ये सीक्वेंस बोल रहा हूँ तो मैंने क्या बोल दिया इसको, एस एन। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक कलेक्शन बना दूंगा एस, यहाँ पर मैं सारे एलिमेंट्स को रख दूंगा, इसके टर्म्स को। कौन कौन से टर्म्स आया, मैंने पहला नेचुरल नंबर 1 रखा तो 1 मिला, दूसरा नेचुरल नंबर लिखा तो क्या मिला मेरे को, 1/2 मिला, है ना। और यहाँ पर क्या मिला, 1/3 मिला। इस प्रकार से क्या मिलता चला जा रहा है, 1/n मिलता चला जा रहा है। तो ये जो कलेक्शन बना किसके लिए, इसके लिए, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसी को तो सीक्वेंस कहते हैं। या फिर मैं ऐसा लिखूँ या फिर मैं ऐसा लिखूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है, समझ आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे सीक्वेंस क्या होता है। ओके, क्या करते हैं स्टूडेंट, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ फंक्शन लेंगे और चेक करके देखेंगे क्या वो सीक्वेंस बनाता है क्या। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, अब चेक करके देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी होंगी हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे और देखेंगे रियल नंबर आता है क्या करके, ठीक है। तो हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन के लिए इस प्रकार से मैं डायग्राम बनाता हूँ, हमेशा इससे आसानी से समझ आता है। आपको क्या करना है, पहला नेचुरल नंबर लेना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, पहला नेचुरल नंबर। तो देखिएगा f1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 रखेंगे, 1 + 1/2 सॉरी 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, 2/1। दूसरा नंबर नेचुरल नंबर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 3 + 1/3 इज इक्वल टू 4/2। तो ये जो सारे मिल रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर है कि नहीं। क्या मिला, पहला 1 पुट किया तो 2 मिला, अब 2 पुट किया तो क्या मिला, 3/2 मिला, अब हमने 3 पुट किया तो क्या मिला, 4/3 मिला। ये जो सारे के सारे हैं क्या मिल रहा है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए कुछ ना कुछ रियल नंबर मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन हमने लिया वो फंक्शन क्या है स्टूडेंट, एक प्रकार का सीक्वेंस है। तो ये जो डिफरेंट और मैंने कुछ लिखा हुआ है, अब बुक में आपको और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सारे को चेक कीजिएगा और देखिएगा बनाकर और कॉपी में इसको लिखना, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस का डेफिनेशन है, वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ, तो ये बुक में आपको मिल जाएगा एच के पाठक के, तो देखिएगा, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर हमको समझ नहीं आता तो हम थ्योरम भी समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इनको समझना जरूरी है, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को बॉन्डेड कब कहेंगे, तो उसको हमको समझने के लिए 2 चीज़ को समझना होगा कि उच्चतः परिबद्ध, या क्या बोलते हैं, बॉन्डेड एबो सीक्वेंस, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम, निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम। तो एक सीक्वेंस स्टूडेंट, सपोज कोई सीक्वेंस एसएन है और इस सीक्वेंस एसएन में एक ऐसा क्या मिल जाए, वास्तविक संख्या m मिल जाए, है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन अगर मिलता है किसी वास्तविक संख्या पर, वेयर n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, या है ना, तो अगर ऐसा कहीं मिल जाता है किसी सीक्वेंस में, क्या कि उस सीक्वेंस के अंदर एक ऐसा वास्तविक संख्या हो जो उस सीक्वेंस के सारे टर्म से बड़ा हो। कैसे, फिर से देखिएगा, एक सीक्वेंस एसएन को हम क्या कहेंगे, उसको बॉन्डेड एबोव कहेंगे, उच्चतः परिबद्ध कहेंगे, यदि उसके पास एक ऐसा वास्तविक संख्या m हो जो सारे टर्म से बड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, एक सीक्वेंस ले लेता हूँ एस एन इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 1 + 1/n, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नंबर्स लेते चले जाएंगे। मैं सबसे पहले मैं बोल देता हूँ S1 आएगा। कैसे S1 आएगा, हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 1/1 मतलब 1, तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। इसी प्रकार से आप क्या पुट करोगे, 2 पर 2 पुट करोगे, 2 पुट करने पर क्या मिलेगा, ये 1 पहले से मौजूद है और ये हो जाएगा 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 + 1/2 मतलब 3/2 मिलेगा। इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, S3 लूँगा। S3 मतलब यहाँ पे 1 पहले से मौजूद था, यहाँ पर क्या है 1/, में यहाँ पर n की जगह क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 3 + 1/3 है ना। आपको ये सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। तो ये मिल गया 4/3। तो ये सारे नंबर्स आपको मिल रहे हैं, तो उनमें चेक करके देखिए, ये सीक्वेंस था, सीक्वेंस की इसको टर्म्स कहा जाता है। जब हम नंबर्स रखते चले जाते हैं, नेचुरल नंबर जो भी मिलता है उसको हम टर्म्स कहते हैं सीक्वेंस का। तो पहला टर्म्स क्या मिला, 2, एक नंबर है, रियल नंबर। यहाँ पर क्या मिला 3/2, एक रियल नंबर। यहाँ पर क्या है 4/3, एक रियल नंबर। तो ये जो सारे हैं इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो देखिएगा ये 2 से इधर क्या होता चला जा रहा है, थोड़ा कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो ये सारे जो टर्म्स मिलेंगे, तो ये जो 2 जो है, ये 2 ही सबसे बड़ा होगा, ये 2 सबसे बड़ा होगा। मतलब इस सीक्वेंस के पास क्या है, एक रियल नंबर m ऐसा है जो कि सारे नंबर से क्या है, बड़ा है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकता हूँ Sn इज लेस देन और इक्वल टू 2। समझ आया है। तो ये जो सीक्वेंस हमने जो भी लिया था, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है एक प्रकार का बॉन्डेड एबो सीक्वेंस, क्योंकि इसके पास एक रियल नंबर m जो कि 2 है, यहाँ पर 2 सभी से बड़ा है। यहाँ पर वही तो डिफाइन किए थे हम लोग, ठीक है। तो बुक में जो डेफिनेशन दिया है उसको आप लिख सकते हो, अगर समझ आ गया हो तो, है ना। एक अनुक्रम उसको ऊपरी परिबद्ध कहते हैं या फिर उच्चतम परिबद्ध कहते हैं, यदि एक वास्तविक संख्या m का अस्तित्व इस प्रकार हो कि क्या, Sn इज लेस देन m, ठीक है। समझ आया। अब चले जा करते हैं स्टूडेंट निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम का। तो ये ऐसा सीक्वेंस, जस्ट इसका उल्टा ले लेंगे हम, ऐसा सीक्वेंस Sn जिसमें क्या हो, एक ऐसा टर्म्स हो जो सारे टर्म्स से छोटा हो लेकिन उसी सीक्वेंस पर मौजूद हो, है ना। हमने ले लिया क्या, एक स्मॉल m ले लिया मान के चलो। तो देखिएगा अगर कोई सीक्वेंस लेते हैं, उस सीक्वेंस में एक ऐसा रियल नंबर m मिले जो कि उसके सारे टर्म से छोटा हो। एग्जाम्पल पर फिर समझ आएगा, ठीक है। आपको डिफाइन करना होगा तो क्या लिखोगे, एक अनुक्रम Sn को हम क्या कहते हैं, निम्नतः परिबद्ध कहते हैं, यदि एक वास्तविक संख्या m का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ऐसा, इस प्रकार से हो उसका अस्तित्व, ठीक है। तो देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल पर एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू मैं n² ले लेता हूँ, चलेगा, ले लेते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले टर्म्स S1 लेंगे, मतलब n की जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ पर 1 पुट करोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 1² इज इक्वल टू 1। हम पुट करेंगे क्या, 2 पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, 2² इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। इसी प्रकार से 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3² इज इक्वल टू 9। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा स्टूडेंट। आप देख रहे हो 1 से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो सीक्वेंस में क्या नज़र आ रहा है कि इस पूरे सीक्वेंस पे एक सबसे छोटा वाला टर्म्स भी मौजूद है, छोटा, है ना। तो इसी को हम उसका लोअर बॉन्ड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बॉन्डेड बिलो कहते हैं। मतलब इसके पास एक है कुछ रियल नंबर जो सबसे छोटा है। तो वो कौन सा है, ये वाला नंबर्स है, ये स्मॉल m है। तो Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, यहाँ पर 1 है। तो ये जो सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस होंगी, उन सारे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस कहेंगे, निम्नतः परिबद्ध क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे स्टूडेंट। आपके बुक में ऐसा दिया नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा लिखना है, तभी आपको समझ आएगा, ओके ना। तो क्या सीक्वेंस जो होंगी, एक बॉन्डेड अबव होगा, बॉन्डेड बिलो होगा, या फिर दोनों होगा स्टूडेंट, दोनों भी हो सकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि बॉन्डेड एबव भी होगा और बॉन्डेड बिलो होगा। तो देखिएगा कैसा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख कर देखता हूँ, यहाँ पर आप नोट कर लिए होंगे, है ना। तो एक सीक्वेंस में Sn लेता हूँ, Sn इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ 1 + -1 की पावर, या फिर बोल देता हूँ ये n है कुछ पावर। तो ये सीक्वेंस है स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, n की जगह कुछ ना कुछ नंबर पुट करते चले जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलता चला जाएगा। सबसे पहले मैं
1 लेता हूँ तो यहाँ पर ये 1 मौजूद है, यहाँ पर क्या है ये प्लस है, ये -1 की पावर में क्या करना पड़ेगा 1। तो आप जानते हैं किसी भी अगर कोई माइनस है, माइनस की पावर में अगर ऑड रहता है ना, विषम पावर रहता है उसका, तो विषम पावर रहने पर ये साइन क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा 1 रहेगा और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब 0 कुल मिला के। तो ये क्या मिला आपको, यहाँ पर 0 मिला स्टूडेंट। अगर मैं S2 की बात करूँ मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा n की जगह, तो 1 प्लस ये -1 की पावर क्या 2। आप जानते हो जब भी पावर क्या होता है, सम होता है, इवन होता है, तो ये जो साइन है वो क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये 1 पहले मौजूद था और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बन जाएगा तो 1, तो ये 2 मिल गया। इस प्रकार से आपको क्या मिला, 2 मिला। अब फिर से जब हम ऑड रखेंगे, है ना, विषम रखेंगे, तो हमको देखना ये विषम रखते चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 + 1 आपस में कट के 0। तो ये क्या मिलने वाले हैं आपको, जब भी आप सम रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और विषम रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये ऐसा सीक्वेंस है स्टूडेंट, इसके पास क्या है, एक प्रकार का ये 0 है सबसे बड़ा, सॉरी ये 0 है सबसे छोटा और 2 है सबसे बड़ा, तो इनके अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो सीक्वेंस है ये भी बॉन्डेड सीक्वेंस है। और कैसा बॉन्डेड सीक्वेंस है, ये बॉन्डेड एबोव भी है और बॉन्डेड बिलो भी है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, ये सीक्वेंस एसएन जो है वो किससे यहाँ पर 0 से बड़ा है ना, इसको मैं इस ऐसे लिख दिया हूँ, उल्टा लिख दिया हूँ। ये स्मॉल m है और किससे छोटा है स्टूडेंट, कैपिटल M क्या है यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से कोई सीक्वेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो सीक्वेंस बॉन्डेड एबो और बॉन्डेड बिलो दोनों प्रकार से हो सकता है स्टूडेंट। आई होप कि आपको बॉन्डेड सीक्वेंस समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देखना और समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या क्या कहा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट, ये 2 प्रकार से होता है। क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एकदिष्ट अनुक्रम। तो एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान, ये 2 तरीके से होता है। तो समझते हैं पहला कि ये एकदिष्ट वर्धमान क्या होता है। इनमें से दोनों भी, कोई भी हो स्टूडेंट, इनमें से एक भी हुआ तो हमको उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो देखिएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर वर्धमान अनुक्रम क्या होता है, एकदिष्ट वर्धमान। तो अगर सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ऐसे लिए और उसमें जो भी टर्म्स आने वाली हैं वो हर एक टर्म्स क्या हो, बड़ा होता चला जाए। जैसे कि मैंने कोई सीक्वेंस लिया एसएन, तो एसएन n+1 मतलब एक ज़्यादा, तो पहला वाला टर्म्स बड़ा है, कोई सीक्वेंस का टर्म्स है तो उसके बाद जो दूसरा वाला टर्म्स होगा तो उससे और बड़ा होगा। जब हम तीसरा टर्म्स में जाएंगे तो तीसरा वाला क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा दूसरा वाला टर्म से। इस प्रकार से सीक्वेंस अगर बढ़ता चला जाए तो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर क्या, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं एसएन, एसएन = मैं n² ले लिया। तो देखिएगा ये जो सीक्वेंस है, हम सीक्वेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले इस n की जगह नेचुरल नंबर पुट करते चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलता है। यही तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1², n की जगह हमने क्या रख दिया 1² तो 1 मिला। अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2² मीन्स क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी प्रकार से 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो देखिएगा ये सीक्वेंस जो है, जो ये टर्म्स क्या हो रही है, ये इससे बड़ा है, ये वाला जो इससे फिर बड़ा है। तो देखिएगा ये जो सीक्वेंस है बढ़ता चला जा रहा है। जो सीक्वेंस है हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हर एक टर्म्स अपने से दूसरे टर्म में जब जाता है तो बड़ा हो जाता है। तो सीक्वेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इंक्रीजिंग का मतलब भी तो वही होता है, इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, है ना। तो ये बढ़ते क्रम में इसकी जो टर्म्स है वो क्या हो रहा है, एडजस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सीक्वेंस आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो भी सीक्वेंस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जाते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जस्ट इसका उल्टा, जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस की जो भी टर्म्स आएंगी अगली टर्म्स वो क्या होंगी, छोटी होती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीक्वेंस एसएन लिया, एसएन = 1/n पुट कर दूँ। तो देखिएगा अब हम सीक्वेंस का पहला टर्म्स लेंगे, पहला टर्म्स में क्या करेंगे, हम यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है तो 1 पुट करेंगे तो 1/1 = 1 होगा। अब हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/ यहाँ पे 2 पुट करेंगे 1/2 हो गया। इसी प्रकार से क्या 3, तो यहाँ पे 1/3। तो देखिएगा ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, लगातार छोटा होता चला जा रहा है। 1 बड़ा था,
है ना, 1/2 छोटा हो गया, 1/2 से भी छोटा क्या होता है, 1/3 होता है। तो देखिएगा ये अगर मैं इसको इनफाइनाइट की ओर बढ़ाते चले जाऊँ तो ये क्या हो रहा है, ये 0 की ओर जा रहा है। पहले 1 था, है ना, ये पहले क्या था, यहाँ पर 1 था, ये क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, 1 से 0 की ओर आ रहा है। तो सीक्वेंस क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो इस सीक्वेंस, जो सारे सीक्वेंस इस प्रकार से होते होंगे, उन सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक क्या, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट, ऐसे इसको मैं अगर साइन को हटा दूं, इक्वल टू साइन था, उस साइन को मैं हटा दूं, कहीं कहीं हो सकता है, अगर कहीं पर 1 आया है तो दोबारा 1 भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि हर एक टर्म्स प्रॉपर बड़ा ही हो, कुछ ना कुछ आ रहा है वो सब बड़ा ही बड़ा मिलता चला जाए, और तो मैं अगर इस इक्वल टू साइन को हटा दूं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टिव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर यहाँ पर बराबर को हटा दूं तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल आप जानिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है। समझ आया होगा, ये 2 तरीके से होता है, मैंने समझा दिया। ओके, और डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्पल्स है बुक में, उसको भी आप देखिएगा। ओके, हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले जो भी थ्योरम्स आएंगी, क्वेश्चन आएंगी, उनको सॉल्व करने के लिए। तो सारे जो डेफिनेशन मैं बताते चला जा रहा हूँ, उन सारे को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में पूछता है, डिफाइन कीजिए कि किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, या फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस को डिफाइन कीजिए, साथ में रहता है क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है ना। तो आपको हर एक डेफिनेशन है उनको ध्यान से पढ़ना होगा, और देखना जादू की तरह आपके जो क्वेश्चंस है वो बन जाएंगे, क्योंकि यही तो है, यही तो बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है करके। अगर आपके क्वेश्चन के बारे में ही ना पता हो तो आप सॉल्व कैसे करेंगे उसको, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से एक चीज़ है, यहाँ पर हम बता रहे हैं अनुक्रम की सीमा क्या होती है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। जैसे हमने आगे पढ़ा उसी प्रकार से इधर भी इनको भी अच्छे से याद रखना है, इसी पर बेस्ड है सारे आपका जो ये यूनिट्स है। तो कोई सीक्वेंस जो है, उस सीक्वेंस की सीमा की बात करें तो वो क्या होता है स्टूडेंट, कुछ नहीं होता है। एक लाइन में कहूँ तो किसी सीक्वेंस की एक ऐसा रियल नंबर, किसी सीक्वेंस में एक ऐसा रियल नंबर होता है, उसे हम उसकी क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, लिमिट कहते हैं। यदि वो दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा हो जाए, इस प्रकार से हो जाए कि Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर n इज ग्रेटर देन m, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखिएगा फिर से मैं इस डेफिनेशन को दोहराना चाहूँगा। हमने क्या बोला, किसी मान लो ये हमने एक सीक्वेंस बना दिया, उस सीक्वेंस पे क्या एक वास्तविक संख्या l, एक रियल नंबर l को उस सीक्वेंस का सीमा कहते हैं। यदि दिए गए प्रत्येक क्या है, ये दिए गए प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ना, धनात्मक पूर्णांक का अस्तित्व इस प्रकार हो कि कैसा, ऐसा। यदि वो नंबर नेचुरल क्या नंबर, रियल नंबर, वो रियल नंबर और वो सीक्वेंस, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया जाए और उसका मोड ले लिया जाए, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मोड। तो हम इन दोनों का जो भी डिफरेंस लेंगे वो बहुत ही छोटी होगी। एप्सिलॉन क्या है, एक छोटी राशि होती है, इसको बोलते हैं स्वेच्छित राशि या फिर आर्बिट्ररी वैल्यू। तो ये क्या है, 0 से बड़ा होता है, बस 0 के करीब करीब होता है, बहुत ही छोटी राशि। तो एक ऐसा क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा जो कि एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। मतलब देखिएगा, अगर मैं इसको क्या बोल दूं, एक सीक्वेंस बोल दूं, ये रियल लाइन पर मौजूद हैं, तो वो सीक्वेंस Sn और वो जो L है ना, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, 0 होती है ना। 0 तो नहीं होती, लेकिन 0 के बराबर है मान के चलते हैं। तो लिमिट क्या है, मतलब वो उस सीक्वेंस का एक ऐसा रियल नंबर जो कि उस सीक्वेंस से घटा दें तो हमको बहुत ही छोटी डिफरेंस प्राप्त होती है, उसी को हम उसका लिमिट बोलते हैं, उसकी सीमा है, उसके बाहर सीक्वेंस नहीं जा सकता, है ना। अगर जनरल मीनिंग की बात करें, सीमा मतलब क्या, जहाँ तक वो बंधा हुआ है, उससे अगर आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, वो सीक्वेंस 0 हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा सीक्वेंस, है ना। तो ये रियल नंबर क्या होगा, उस सीक्वेंस के अंदर होगा, उसी सीक्वेंस के अंदर से हम उसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, एक माइनर डिफरेंस मिलेगा उस सीक्वेंस के लिए। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम समझ लेंगे, अब जान लेंगे और इसको याद रखेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है करके। अगर और हम आगे जाएंगे तो हमको और समझ आएगा कि लिमिट क्या होती है करके। अब हम बात करते हैं
अनुक्रम की अभिसारिता पर, या फिर मैंने इसको लिख दिया है अनुक्रम की प्रकार करके। आपके बुक में ऐसा लिखा होगा तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है ज़्यादा आसान भाषा में समझाने के लिए, तो इससे कंफ्यूज मत होना, आपके बुक में ऐसा हेडिंग दिया होगा। तो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस को 3 टाइप्स में बांटा है, क्या, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेटरी। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से आप लिखिएगा अपने कॉपी में और उसको हम डिफाइन करेंगे तो अब अच्छा समझ आएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात है, आपको अभी जस्ट बताया मैंने सीक्वेंस की क्या लिमिट, अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा को मैंने इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ था, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ भूल गया था, हम ये ऐड कर सकते हैं कि सीक्वेंस की जो लिमिट होती है उसको हम सिंबॉलिक इस प्रकार से लिख सकते हैं, SN n टेंस टू इनफाइनाइट। हमने लिमिट अप्लाई किया है, और कैसा लिमिट अप्लाई किया है कि उसकी टर्म्स को इनफाइनाइट की ओर ले गए तो हमको क्या मिल गया, L मिल गया। इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस की लिमिट कहते हैं। 11th-12th में आप पढ़ चुके हो। तो आइए बात करते हैं अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, फिर जाएंगे अपसारी, फिर दोलायमान अनुक्रम पे। तो स्टूडेंट मैंने पहले कह दिया कि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। एक यहाँ पर मैंने एक सरल डेफिनेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, उस डेफिनेशन को हम देखते हैं और समझते हैं। क्या, किसी सीक्वेंस SN किसी बिंदु, या फिर इसको बोल सकते हैं किसी रियल नंबर L, एक प्रकार का बिंदु है समझो। अगर एक रियल लाइन बना दे तो वहाँ पर एक क्या है, ये बिंदु है। तो एक सीक्वेंस SN किसी रियल नंबर L पर अभिसरित हो रहा है कहलाता है यदि दिए गए प्रत्येक नेचुरल क्या है, दिए गए प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि SN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर ऑल n इज ग्रेटर देन m। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा वो सेम टू सेम आपका लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो गया। तो वहाँ पर हम क्या बोलते थे, इस L को इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहते थे। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमने लिमिट पॉइंट डिफाइन किया था हम उसी पर ये बोल रहे हैं, कोई सीक्वेंस SN को इस पॉइंट L पर क्या कहते हैं, अभिसरित हो रहा है कहते हैं, कन्वर्ज हो रहा है कहते हैं। यदि एक चीज़ और आपको ऐड करना होगा, यदि या फिर बोल सकते हैं जहाँ पर आपका L क्या है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। ठीक है स्टूडेंट, ये बोलना आपको जरूरी है। फिर से एक बार देखिएगा, एक सीक्वेंस SN है, उस सीक्वेंस SN को इस L पर कन्वर्ज हो रहा है या फिर अभिसरित हो रहा है कहते हैं यदि क्या हो, इस प्रकार से हो, और जहाँ पर L क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा लिमिट पॉइंट ना मिले, एक ही एकलौता लिमिट पॉइंट हो किसी सीक्वेंस के पास, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को हम कह देंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये बात समझ आया होगा स्टूडेंट। फिर से एक बार देखिएगा, कोई सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे यदि उसके पास लिमिट पॉइंट हो, और वो लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। डेफिनेशन पढ़िएगा, फिर से एक बार उसको रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, और अच्छे से समझ आएगा। और ठीक है, अब ये समझ आएगा। अब डाइवर्जेंट क्या है भाई, तो यहीं पर इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे, अगर कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट ही ना हो, उसके पास लिमिट पॉइंट का अस्तित्व ना हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अपसारी। अब वो जब हम एग्जाम्पल पर जाएंगे तो वो और अच्छे से समझ आएगा। कोई सीक्वेंस है, जैसे कि मैं सीक्वेंस बता दूं, एक सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, n²। तो देखिएगा n² अगर हम करेंगे तो इसको हम n की जगह वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो देखना पहले आएगा आपका 1², 2², तो ये बढ़ता चला जाएगा, कभी भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलने वाला, ये बड़ा होता चला जाएगा इनफाइनाइट की ओर। तो जो भी सीक्वेंस इनफाइनाइट की ओर जाती है, माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, वो क्या होती है, अपसारी होती है, वो फैलती हुई चली जाती है। अब दोलायमान अनुक्रम क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास दो लिमिट पॉइंट हो, एक ना होकर क्या है, डिफरेंट लिमिट पॉइंट हो, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा था 1 + -1 की पावर n, है ना। इस सीक्वेंस में आप देखे थे, इस सीक्वेंस में क्या मिलता था, जब भी आप इस पावर को ऑड रखते थे तो 0 मिलता था, और क्या मिलता था, इवन रखते थे तो 2 मिलता था। बार बार आपको क्या मिलता था, 0 2 0 2, इस प्रकार से ये सीक्वेंस मिलता। तो देखिएगा इसके पास 2 लिमिट पॉइंट है, एक तो है 2 और एक है 0। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस 2 और 0, ये 0, 2 और 0 के बीच में क्या हो रहा है, इधर से इधर, उधर से उधर ये डोल रहा है, दोलायमान है, ये किसी एक जगह पर टिक नहीं रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं,
इस सीक्वेंस को बोलते हैं दोलमाय अनुक्रम या फिर बोलते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। अब इसकी जो अगर सीक्वेंस की क्या बात की जाए, एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट। हम एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक सीक्वेंस है सपोज दैट एस.एन इज इक्वल टू 1/n, ये लिया था हमने। ये सीक्वेंस कई बार देखा है इस सीक्वेंस को, तो इसी सीक्वेंस को बताऊंगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। कैसे हम करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट एस.n और ये n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, जब भी हम किसी सीक्वेंस को इनफाइनाइट की ओर ले जाएंगे, हमने बता दिया था, यहाँ पर लिखा था और इसका एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पर बता दिया। मेन चीज़ हमारा क्या था यहाँ, ये क्या अभिसारी अनुक्रम। तो अभिसारी अनुक्रम के लिए कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे कि मैं एस.एन इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँ 1/n ले लूँ। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको मैंने बार बार लेकर देखा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है, ऐसा कुछ नहीं कहा था, बस सीक्वेंस है बोला था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अब अभिसारी है या अपसारी है, इस चीज़ का चेक करेंगे। मैं कहता हूँ क्या है, अभिसारी है, तो देखते हैं। तो अभिसारी के लिए मैंने क्या कहा, अभिसारी के लिए ये कहा कि उस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट हो और लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस अगर इसके पास कोई लिमिट पॉइंट होगा और वो लिमिट पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, एकलौता होना चाहिए, तब मैं कहूँगा ये सीक्वेंस क्या है, अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। तो देखिएगा, इस पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट, ठीक है, एस.n n टेंस टू इनफाइनाइट। तो देखिएगा स्टूडेंट, इस सीक्वेंस में अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। तो 1/n क्या करना पड़ेगा, यहाँ n की जगह इनफाइनाइट रख दो। इनफाइनाइट रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/n इनफाइनाइट मतलब 0। तो देखिएगा जो भी लिमिट पॉइंट मिल रहा है इस सीक्वेंस का, एस.n इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और 0 क्या है, यूनिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक एकलौता लिमिट पॉइंट मिला इस सीक्वेंस का। तो ये सीक्वेंस जो मिला वो सीक्वेंस क्या है, अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट, कोई सीक्वेंस क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहलाता है यदि इसके पास लिमिट पॉइंट हो और वो लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। ठीक है, अब किसी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं या फिर अपसारी अनुक्रम कहते हैं यदि उसके पास क्या हो, कोई लिमिट पॉइंट ही ना हो, वो इनफाइनाइट की ओर चला जाए, है ना। अब किसी सीक्वेंस को दोलमाय अनुक्रम या फिर ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कब कहते हैं, यदि उसके पास दो लिमिट पॉइंट हो या फिर वो किसी दो बिंदुओं के बीच में क्या हो, इधर से उधर इधर से उधर वो क्या हो, ऑक्सीलेट होती रहे, तो वो सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये सारे जो डेफिनेशन है इसको दिमाग में रखते हुए हम तरह तरह के क्वेश्चन बनाएंगे और इन्हीं चीज़ को यूज करते हुए हम कुछ थ्योरम्स बनाएंगे इन्हीं डेफिनेशन को यूज करते हुए। आई होप स्टूडेंट कि ये सारे डेफिनेशंस आपको समझ आए होंगे और इन सारे डेफिनेशंस को आपको एकदम से रट्टा मार के रखना है, दिमाग में रखना है, समझ के इसको याद रखना है कि हमने क्या कहा, क्या सीखा। उसके बाद आपको एकदम जादू की तरह समझ आ जाएगा कोई भी थ्योरम और कोई भी क्वेश्चन। लेकिन शर्त यह है कि ये सारे डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, सेंस पता होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आप आसानी से थ्योरम बना पाओगे। अब थ्योरम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि थ्योरम किस प्रकार से बनाते हैं। इन सारे डेफिनेशंस को आपको याद रखना है, पढ़ के रखना, फिर थ्योरम में मिलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम क्या करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और वहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर हम बात करेंगे, उनको हम वहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे।